देखिए जो वेतन है, वेतन क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज, ये जो वेतन है, वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के समान मिलेगा। और किस आधार पे मिलेगा, आप ध्यान है, संसद क्या करती है, संसद व्यवस्था करती है 1971 का जो नियम है, उस नियम के आधार पर यह बनाएगी कितनी सैलरी देनी है, क्या पेंशन रहेगी, ये सब के बारे में क्या है, संचित निधि पे ही ये कंप्लीट पूरे भारित होंगे। ठीक है, ये जितने भी पैसा दिया जाएगा वो कहाँ से, अनुसूची जो कौन सी है, दो, उसके आधार पर होगा। ठीक है, जो अन्य सेवा शर्तें हैं वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव स्तर के समतुल्य होंगी। मतलब जो भी भारतीय प्रशासनिक सेवा है उसमें जो अन्य सेवा शर्तें हैं, यदि कुछ नहीं लिखा है कहीं तो उसके आधार पर ये होगा। ठीक है, अब देखिए कैग की योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। योग्यता क्या है, संविधान में कोई उल्लेख नहीं दिया, संसद द्वारा निर्धारित होगा। लेकिन सामान्यता क्या है, वो भारत का नागरिक हो, लोक वित्त या सरकारी से लेखा है उसका विशेषज्ञ हो, तथा न्यू कम से कम 10 वर्ष तक लोक सेवक रहा हो। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। योग्यता क्या होगी, भारत का नागरिक होना चाहिए, लोक वित्त या सरकारी लेखा विशेषज्ञ कम से कम 10 वर्ष का वो अनुभव रखता हो, या लोक सेवक रहा हो 10 वर्ष तक। ये सभी व्यवस्था के आधार पर ही उसकी योग्यता मानी जाएगी। ठीक है, अब कैग पद विमुक्त करना, मतलब कैग का जो पद है उसको अलग हटाना, मतलब उससे उस पद से कोई बैठा हुआ है उसको कैसे हटाया जाएगा, तो इसके बारे में क्या है ये प्रावधान। देखिए, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, क्या कैसे हटाते हैं, आपको ध्यान होगा, जो लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, किसी भी एक जगह लोकसभा में कम से कम 100 चाहिए लोग, राज्यसभा में 50 चाहिए। यदि इन इन इतने लोग एक प्रस्ताव पारित करते हैं कि ना, हाँ इसमें महाभियोग जलना चाहिए, इनके हटाने की प्रस्ताव पारित किया जा रहा है, तो जो इसका अध्यक्ष होगा, इसका जो प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट क्या करेगा, 3 लोगों की एक कमेटी बनाएगा। उस कमेटी बनाने के वो रिपोर्ट जांच होगी, जांच होने के बाद क्या होगा, वापस लोकसभा में विशेष बहुमत क्या 2/3 मान ली, 2/3 विशेष बहुमत इसमें हुआ, 2/3 इसमें हुआ, इसके आधार पर यदि प्रस्ताव दोनों में पारित होगा तो यह कहाँ जाएगा, यह दोनों प्रस्ताव कहाँ जाएंगे, फिर प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के जाएंगे, और राष्ट्रपति यदि इसमें साइन कर देगा तो क्या होगा, साइन कर देगा तो कंप्लीट वह उस टाइम से वह हटा माना जाएगा। ठीक है, दोनों सदनों के विशेष बहुमत से, देखिए हमने क्या कहा था, विशेष बहुमत, ये वही है, पारित होगा। आधार क्या होगा, साबित कदाचार हो सकता है या असमर्थता हो सकती है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या है, सेवानिवृत्ति के बाद क्या होगा, अन्यत्र पद वो धारण नहीं कर सकता। मतलब वो कहने का मतलब ये है कि यदि उसने यहाँ काम कर लिया है, काम किया है, और काम करने के बाद यदि क्यों क्या करता है, काम करने अन्य कहीं कोई भी पोस्ट लेना चाहता है तो क्या होगा, वह पोस्ट में फाइनली नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि ये नियम बनाया गया। हालांकि आजकल होता है, लोगों को नियुक्त किया गया है, राजनीति जो प्रेरणा होती है उसके आधार पर होता है काफी कुछ चीजें, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, सेवानिवृत्ति के बाद अन्यत्र पद वो धारण नहीं कर सकता, अनुच्छेद 148 4 में। अब देखिए 141 में क्या था, 148 2 में क्या था, 148 3 में क्या था। अब उसके बाद हम लोग, आप रिमाइंड कर लीजिएगा प्लीज ध्यान से, फिर 148 4 में आ गया। इसमें क्या, अन्यत्र वो पद धारण नहीं कर सकता। भारतीय लेखा और लेखा विभाग के कर्मचारी की सेवा शर्तें, अनुच्छेद 148 5 की बात करें, अभी क्या है, अब ये 148 5 में आ गया। इसमें क्या है, जो भी वो भारतीय अकाउंट एग्जाम होता है, जो परीक्षा होती है, कहीं ना कहीं जो ये कर्मचारी होते हैं, उस कर्मचारी की जो सेवा शर्तें होंगी
वो कौन करेगा? ये कैग परामर्श करेगा किससे? राष्ट्रपति से, और उसके बाद ये निर्धारण होगा। कैग बिना परामर्श करे नहीं फाइन कर सकता, वो परामर्श करेगा। कैग कौन परामर्श करेगा? देखिए, ये राष्ट्रपति करेगा परामर्श, ध्यान दीजिएगा, किससे? कैग से। और कैग फाइनली क्या बोलेगा कि हाँ ये ऐसे तो होना चाहिए, तो राष्ट्रपति उसके आधार पर वो कुछ नियम बना सकता है। कैग उसके कर्मचारी के वेतन, भत्ते, पेंशन, प्रशासनिक व्यय, भारत की संचित निधि, कौन सी निधि? संचित निधि पर भारित होंगे। यह दिया हुआ अनुच्छेद 148(6) में। अनुच्छेद 148(1), अनुच्छेद 148(2), अनुच्छेद 148(3), अनुच्छेद 148(4), अनुच्छेद 148(5), अनुच्छेद 148(6), ये सब याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। कर्तव्य एवं शक्तियां, अनुच्छेद 100 जो 49 है, उसमें क्या दिया हुआ है? कर्तव्य और शक्तियां। ये क्या है? संसद द्वारा इस संबंध में विधि बनाकर क्या करे? जब कानून ना बना हो, यदि अभी देखिए संसद क्या करेगी? इसमें कानून बनाएगी कि कौन सी कर्तव्य होंगे, क्या शक्तियां होंगी। लेकिन जब तक कानून नहीं बना है या पहले प्रावधान था संसद ने नहीं बनाया था, तब तक क्या है? ये कानून क्या होंगे? स्वतंत्रता पूर्व के कानून के आधार पर ही चलेंगे। क्लियर हुआ? संसद यदि नहीं बना रही है तब तक पहले हुआ, हालांकि बना लिया है उसने कानून वगैरह सब कुछ, लेकिन उसमें नियम बताया गया कि यदि किसी ने नहीं बनाया है उस समय संसद ने, तब की स्थिति क्या होगी। अब देखिए कर्तव्य और शक्तियों में आते हैं हम लोग। कर्तव्य एवं शक्तियां क्या है? भारत की संचित निधि एक लोक लेखा निधि के व्यय का लेखा परीक्षण करना, मतलब जो भी संचित निधि होती है उसके बारे में, लोक लेखा निधि उसके बारे में, कहाँ कहाँ व्यय हो रहा है इसके बारे में पता करना, सही जगह हुआ है कि नहीं इसका परीक्षण करना। जो आकस्मिकता एवं लोक लेखा निधि है उसका भी परीक्षण किया गया, इसके कैग के द्वारा ही किया जाएगा। राज्यों की संचित निधि का लेखा परीक्षण भी किया जाएगा। जो आकस्मिकता निधि उसकी जांच करना। केंद्र और राज्य, देखिए दोनों आ गए, केंद्र और राज्य के ऋण, जमाओं, निक्षेप, बचत खातों, धन प्रेषण से संबंधित सभी लेन देन लेखाओं का परीक्षण करना। केंद्र और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग के सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ, बैलेंस शीट, इसके बारे में भी वो ऑडिट करेगा। केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के आय व्यय का परीक्षण भी इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। केंद्र एवं राज्य के खातों के प्रारूप के संबंध में राष्ट्रपति को यह सलाह भी दे सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य निकाय के लेखाओं का परीक्षण भी इन्हीं के आधार पर होगा। मतलब जो भी होगा, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, उनके निवेदन, यदि कोई रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक काम करिए, ये निकाय का भी आप परीक्षण कर लीजिए, तो वो करेंगे। अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये सौंपेंगे। क्यों? यदि वो केंद्र से संबंधित है तो राष्ट्रपति को होगा, यदि उस संबंधित राज्य से संबंधित है तो किसमें होगा? वो होगा उस राज्य के राज्यपाल को। ठीक है, कैग राष्ट्रपति को यह सलाह देता है कि संघ एवं राज्य सरकार के लेखों का प्रारूप क्या होगा। यह चर्चा दी हुई है अनुच्छेद 150 में। किसमें दी है? अनुच्छेद 150 में। मतलब जो कैसा प्रारूप होगा, किस प्रकार से लेखा रखे जाएंगे, इसके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, अब अनुच्छेद 145 में आते हैं। अनुच्छेद 45 में, सॉरी 151 में आते हैं, तो उसमें क्या है? उस पे दो है, 151(1), 151(2). इसमें क्या किया है? 151 में रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा और राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएगा। 151(2) में क्या है? क्या राज्यपाल को सौंपेगा और राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन में वह इसके समक्ष रखवाएगा। क्लियर हुआ आपको? 148, 149, 150 और 151, मतलब ये 4 अनुच्छेद हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इसमें। प्लीज आप लोग ध्यान से इनको अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए,
ये तीन प्रकार का जो विनियोग होता है, जैसे एक लेखाओं पर, वित्त लेखाओं और सरकारी उपक्रमों पर, इनका लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तीन प्रकार से, तीन प्रकार का वो कैसा होगा, लेखा कैसे होंगे, वित्त लेखा कैसे होंगे, सरकारी उपक्रम होगा, इन पर यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। कौन करता है? ये कैग। कौन? कैग। ठीक है। अब कैग को विभिन्न स्रोतों से ऑडिट करने का अधिकार प्राप्त है, मतलब कई प्रकार से वो ऑडिट का स्रोत क्या है, देखिए पूछेगा, जैसे अक्सर पूछते हैं ना कि कोई किसी काम करने आप क्यों आ गए, आपका आने का क्या है, आप क्या अधिकार क्या है, कि किस अधिकार से कर रहे हैं, तो ये एक अधिकार है। पहला क्या है? संवैधानिक अनुच्छेद 148 से 151 के मध्य रहेगा। एक 1971 का अधिनियम जो संसद द्वारा बनाया जाएगा उसके आधार पे है। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, जो बहुत जो इम्पोर्टेंट न्यायिक निर्णय है उसके आधार पर भी यह स्रोत इसका मान सकते हैं। भारत सरकार के निर्देश पर भी काम कर सकता है। लेखा और लेखा परीक्षण विनियमन 2017 के आधार पर भी यह लेखा परीक्षण कर सकता है। ये स्रोत हैं इसके। पद की स्वतंत्रता के बारे में यदि हम लोग बात करें तो क्या पाते हैं हम लोग, जो कैग है वो कैग क्या है, इसके कार्यकाल की सुनिश्चितता है, कंप्लीट है, कितने साल तक कंप्लीट काम करेगा। राष्ट्रपति इसका नियुक्त करेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा पद होता है, क्योंकि राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, वो एक बड़ा पद हो गया। पद से हटाने की निर्धारित प्रक्रिया एवं आधार होते हैं, बिना ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया और हटा दिया, बिल्कुल। एक जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है जिस प्रकार से इसको हटाते हैं, और एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, उसके आधार पर इसको हटाते हैं, तो यह भी एक सुरक्षा की दृष्टि से, स्वतंत्र दृष्टि से बहुत बढ़िया है। सेवानिवृत्ति के बाद अन्यत्र पद धारण पर रोक, मतलब एक बार यदि वो रिटायरमेंट हो गया तो क्या करेगा, अन्यत्र दूसरे कहीं पर वो पद धारण नहीं कर सकता, लेकिन कुछ जगह राजनीतिक प्रेरणा से लोग करते हैं, ऐसे लोगों का सामने आया है ऐसे बहुत दृष्टांत। सेवा शर्तें, सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं, मतलब कोई भी परिवर्तन होगा, अलाभकारी परिवर्तन नहीं होने चाहिए। पेंशन व अन्य व्यय संचित निधि पर भारित होंगे। ठीक है। अनुच्छेद 279 क्या कहता है? इसका मतलब यह है कि शुद्ध आय की गणना कैग द्वारा प्रमाणित की जाएगी, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाएगा। यदि कैग ने प्रमाणित कर दिया कि इनकी नेट प्रॉफिट, ये जो नेट प्रॉफिट है इतनी है, तो वो फाइनली वही होगी, इसके लिए कोई भी कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? कैग खर्च होने वाले धन का लेखा परीक्षण दो आधार पे होता है। किस आधार पे? एक उद्देश्य के आधार पर होता है, एक अति व्ययता के आधार पर होता है। मतलब जैसे कोई धन है, अब धन में दो चीजें देखी जाएंगी। पहली बात तो मान लीजिए कोई 1 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए किसी मद में खर्च करने हैं, तो पहले ये ध्यान देना चाहिए 1 करोड़ रुपए निकले हैं या 10,000 करोड़ रुपए निकले हैं, जो भी है, जितना धन आया है वो वास्तव में जिस लिए आया है, जिस उद्देश्य के लिए आया है, क्या वास्तव में वही उद्देश्य है, ये उद्देश्य का परीक्षण करेगा। फिर ये बताएगा कि जितना आया है हो सकता है वो उसमें 100 रुपए काम हो, और यहाँ क्या ले लिया, 1000 ले लिया गया हो, तो क्या हो, ये भी जितना ज्यादा तो पैसे नहीं लगे हैं, यदि ऐसा कुछ है तो वो भी इसकी जांच करता है। मतलब ओवर जो ज्यादा खर्च का भी काम करता है ये, और क्या करता है ये, उद्देश्य के आधार पर भी काम करता है। ठीक है। अब कैग अब केवल संघ के साथ राज्य सरकार का लेखांकन व लेखा परीक्षा का दायित्व भी कैग को क्या हुआ है, मिला है। ठीक है, कैग को मिला है। कैग और लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति क्या है? देखिए, लोक लेखा समिति संसद की बहुत महत्वपूर्ण एक समिति है। वो क्या करती है, जितने भी जैसे जिस तरह जो कैग का काम है, ठीक वही काम लोक लेखा समिति भी करती है। इसमें क्या है, 1919 के अधिनियम पर एक स्थायी संसदीय समिति बना दी गई थी। कैग की जो ऑडिट रिपोर्ट है केंद्र और राज्य में लोक लेखा समिति को सौंपी जाती है। कैग की रिपोर्ट का भी ऑडिट होता है, आप समझिए। ऐसा नहीं है कि कैग ने जाके रिपोर्ट दे दिया पूरी बात खत्म हो गई, नहीं। कैग जो रिपोर्ट देगा उस रिपोर्ट को भी लोक लेखा समिति जो होती है, पब्लिक अकाउंट कमिटी होती है, ये भी क्या होती है, जांच करती है। विनियोग खाते, वित्त खातों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर ऑडिट रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। ठीक है, ये भी जांच उनके द्वारा की जाती है। लगभग आपका ये सामान्यतः शायद खत्म हो गया है, एक शायद पेज और होगा।
एक बार और देखते हैं हम लोग कहाँ है इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब ये लास्ट पॉइंट है इसका, इसके बाद आप लोग को कंप्लीट ये ऑडिट पूरा अब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, ये क्या करता है, जो कैग होता है जरूरी जो मामले की सूची तैयार करके लोक लेखा समिति को क्या है सौंप देता है। कैग को लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि क्वेश्चन पूछ लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है, यदि ये पूछे कि मित्र एवं मार्गदर्शक किसे कहते हैं, तो ये कैग का क्या होगा, लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक भी कहा जाता है। चुनौतियां बहुत सारी हैं इसमें। मेन क्या होता है, पोस्टमार्टम लोक लेव्य, मतलब जब कोई खर्च हो जाता है उसके बाद इस पर नियंत्रण नहीं होता, उसकी जांच करता है। सभी विभागों का समयानुकूल लेखा परीक्षण नहीं कर पाता है। औपनिवेशिक विरासत, मतलब ये चूंकि अंग्रेजों के द्वारा ही आई है, इस चीज को माना जाता है। कैग पर आरोप लगाया जाता है कि वो संकुचित दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्य करता है। वर्तमान समय में सरकारी ऑडिट करना जटिल होता जा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार और प्रशासन में कमियों का पता लगाना आसान नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कैग की नियुक्ति के लिए कोई मानदंड या प्रक्रिया संविधान या कानून में निर्धारित नहीं की गई है। राजनीतिक दबाव ऑडिट में, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर तो रहता है, ऑडिट में बाधा डालने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आपूर्ति ऑडिट प्रक्रिया के अंत में की जाती है। इस संस्था के द्वारा बोफोर्स घोटाला, हवाला घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला आदि का उजागर किया गया है, क्योंकि काम तो कहीं ना कहीं किया ही इन्होंने। कैग के दायरे में सभी निजी, सार्वजनिक, सहभागी पंचायती राज संस्थान को भी शामिल किया गया है। निजी, सार्वजनिक, सहभागी सभी को शामिल किया गया है इसमें। ये कंप्लीट था। अब हम केवल इसके अध्यक्ष के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। अभी तक के इसके अध्यक्ष सबसे पहले पी नरहरि राव, क्या होंगे, पी नरहरि राव, ये सबसे पहले हैं। बाद में ए के चंद्रा, ए के राय, अरुण कुमार राय हो गए, एस रंगनाथन हो गए, बख्शी हो गए, जी प्रकाश, टी एन चतुर्वेदी, सी जी सोमैया, वी के शुंगलू, वी एन कोल, विनोद राय, शशिकांत शर्मा, राजीव महर्षि, और क्या है लास्ट में गिरीश चंद्र मुर्मू, ये वर्तमान में है। ये बिल्कुल अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका कंप्लीट हो गया कैग। और प्लीज आप लोग ध्यान से, बहुत ध्यान से सबके नोट्स जरूर बना लीजिए, और रिवीजन करने के लिए आपके बहुत काम आएगा। और इससे इससे क्या होगा, आप समय समय पर उसको रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, हम पूरा पूरा प्रयास करते हैं कम से कम समय में, आपको समय बहुत नहीं लें। जनरली क्या होता है, कोई छोटे से टॉपिक में बहुत ज़्यादा टाइम लिया जाए तो वो हमें कुछ सही नहीं लगता। तो प्रयास करते हैं कम से कम समय में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में प्रयास करेंगे, जो अगला एक वीडियो आएगा उसमें भी आपको एक या दो वीडियो, एक दो आयोग हैं वो कंप्लीट कर दें। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।